नमस्ते आप सभी को। मैं आज एक किताब मेरे हाथ में आई है। उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझसे रहा नहीं गया। बहुत मन किया कि कुछ कहूँ, तो इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई आलोचक हूँ या उस पर कोई बहुत कुछ समीक्षा करने जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि समीक्षा करना, आलोचनात्मक बातें जो है प्रस्तुत करना या सामने रखना मेरे लिए बहुत ही भारी भरकम काम है। लेकिन ये जो किताब है, इसे पढ़ने के बाद मेरा बहुत मन हुआ कुछ कहूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मैंने फ़ील किया, तो इसलिए रहा नहीं गया, तो मैं आपके सामने आई हूँ। किताब का नाम बताने से पहले मैं आपको बताऊं, पिछले जो फरवरी है 28 फरवरी को राजकमल प्रकाशन वालों ने 2022 पिछले जो फरवरी है उसमें एक भविष्य के स्वर नाम से एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें 7 लोग थे। हम लोग अलग अलग देश के हिस्सों से, राज्यों से हम लोग आए थे। तो हम लोगों ने मंच साझा किया और ये मेरे लिए प्रथम अनुभव था जब इतने बड़े स्तर पर मैं लोगों के सामने आई थी। तो उन्हीं में से एक लड़की थी। वो उस प्रोग्राम में जब मैं शामिल हुई, बहुत ठंड भी थी बाहर क्योंकि प्रोग्राम था, तो मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो गया था, बहुत खांसी मुझे लगातार हो रही थी। तो ऐसे में जिनके साथ मैं मंच साझा कर रही थी उन्हीं में से एक लड़की, उनकी जो मुस्कुराहट है वो हमेशा के लिए मेरे दिल पर अंकित हो गया। उन्होंने मुझे बहुत बार बहुत ज़्यादा खांसते हुए देख करके एक चेहरे पर एक क्या कहें, एक एक्सप्रेशन लाया। उन्होंने ऐसा किया तो मैं एग्जैक्टली वो नहीं कर सकती जैसा उन्होंने किया। तो उस करने में एक तरह के मेरे लिए सहानुभूति, अपनापन और केयरिंग वाली जो चीज़ें मैंने महसूस की बिना कुछ कहे, जो उन्होंने कहा, तो वो मेरे दिमाग पर, मेरे मन में वो हमेशा के लिए रह गया। तो आज क्या है, कुछ दिन पहले एक किताब, ये भी राजकमल प्रकाशन वालों से ही छपी है, लोग जो मुझ में रह गए। तो ये किताब कुछ दिनों पहले मैंने मंगवाया था, लेकिन आज पढ़ना मैंने शुरू किया। तो इसकी लेखिका है अनुराधा बेनीवाल। तो जिस लड़की के बारे में मैं कह रही थी, ये वही है। तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ये जब किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया और इसके एक वाक्य, इसका एक शब्द, मतलब क्या कहें कि वो बहुत ज़्यादा पोएटिक और इतना रियलिटी से जुड़ी हुई बातें, और वो सीधा मुझसे कनेक्ट कर गई। तो इसीलिए मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं इनसे मिली थी और हमने साथ में मंच साझा किया। तो अभी तो किताब मैंने पढ़ना शुरू किया है, अभी बस 2 ही पढ़ी हूँ। अभी भूमिका पढ़ा। भूमिका को पढ़ने के बाद एक माशा और खाली नहीं माशा नहीं, 2 मैंने पढ़े अभी। माँ और मसीहा, ये मैंने पढ़ा अभी। इसके बाद माशा और खाली चारपाई, ये अभी 2 ही पढ़ी हूँ, आगे और पढ़ूँगी। तो ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी किताब को पढ़ लेंगे तो और क्या हो सकता है। तो इस लड़की का चेहरा आप देख सकते हैं, है ना खूबसूरत। तो ये जैसे प्यारी है वैसे इनकी राइटिंग है। राइटिंग तो उससे भी ज़्यादा प्यारी मैं कह सकती हूँ। तो
इसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें साझा की है। ये जर्नी का मेमोयर्स है, संस्मरण, यात्रा संस्मरण कह सकते हैं। बहुत देशों में ये घूमी हैं। तो इन्होंने लिखा है भूमिका में, पूरी दुनिया घूमकर भी घर नहीं छूटता, घर वह धुरी है जिस पर पूरी दुनिया घूमती है। जैसे दुनिया भर के दुख देख सुन लेने के बाद भी निजी दुख ही सबसे ज़्यादा परेशान करता है। दुनिया भर की खुशियाँ जानकर भी निजी खुशी ही मन को अधिक सुहाती है। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा गांव मेरे साथ चलता है। वहाँ के लोग मेरे साथ चलते हैं। उनकी कही बातें, उनकी सुनाई कहानियाँ, उनके जिए सुख, उनके सहे दुख मेरे साथ चलते हैं। कभी मेरी हिम्मत बनकर, कभी मेरी कमज़ोरी, तो कभी मेरे सवाल बनकर। तो ख़ास तौर से जो एक लड़की जब लिखती है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राइटर को स्त्री लेखिका या लेखक उस तरह से, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि वो जब लिखती हैं तो मैं उसके साथ सीधे कैसे कनेक्ट कर पाती हूँ। जब इन्होंने लिखा है कि मैं जहाँ भी चलती हूँ मेरा गांव साथ चलता है, तो ये कोई भी दुनिया की तमाम जो स्त्रियां हैं वो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया जिन्होंने नहीं घूमे तो भी, जिनकी शादी हो गई, अपने गांव जिनको छोड़ना पड़ता है, तो गांव की यादें, वहाँ के लोगों की, मेरे तो दिमाग में जो है कभी कभी बरसों पहले, जो अब ज़िंदा है भी नहीं, तो मेरे गांव के जो बुज़ुर्ग हैं या और भी बहुत से लोग हैं, उनकी जो आवाज़ें जो है ना वो गूंजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी हम मिले हैं, अभी अभी हम लोग साथ में थे। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो ये आपके साथ सीधा कनेक्ट करती है। इसके बाद वो एक भूमिका में ही एक स्त्रियों पर इन्होंने बहुत कुछ, स्त्रियों के बारे में और ये बहुत सी चीज़ें साझा करती हैं। दुनिया भर की जो स्त्रियां हैं और उनको उन्होंने देखा, क्या अनुभव हुए। तो इसमें एक जो वो ये हरियाणा की है, तो इन्होंने भूमिका में लिखा है, आपको पता है हरियाणा में रिवाज है लत्ता उड़ाने का। पति मर जाए तो घर के ही किसी आदमी से ब्याह दिया जाता है उसकी विधवा को, चाहे आदमी पहले से शादीशुदा हो। ना उसकी बीवी से पूछा जाता है, ना ब्याही जाने वाली लड़की से। तो पंचायत में बैठे लोग निर्णय लेंगे, उन पंचों में एक भी औरत नहीं होंगी। उससे कहाँ चूक हुई, वो क्यों मजबूर हुई भरी पंचायत में ये पूछने को। यहाँ बैठा कोई एक आदमी अपनी बीवी एक रात के लिए बांट के दिखाए, फिर पूरी उम्र पति बांटने को तैयार हूँ। तो ये जो इनके गांव में जो गांव की स्त्रियों के साथ ये जो घटती है, ये यादें जो है ना, ये लेखिका के साथ हमेशा चलती है। और ये तो नेचुरल सी बात है कि हमारे गांव में भी ऐसी बहुत सी औरतें हैं, महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष, उनके साथ घटी घटनाएं जो है या वहाँ जो संस्कृति में चलती है, वो सारी यादें जो हमारे दिमाग में रहती है और हम उसको लेकर के चलते हैं। तो जहाँ भी हम जाते हैं, उन यादों को, उन स्मृतियों को हम किसी ऐसे दूसरे समाजों में, ऐसे दूसरी संस्कृतियों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर वहाँ ये चीज़ें वहाँ भी हमें देखने को मिलता है, तो एक तरह से हमको एक तरह का दर्द होता है। स्त्री चाहे कहीं का भी हो, हम उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन फिर भी दर्द का एक रिश्ता स्त्रियों के बीच चलता है। और अगर कहीं पर ये चीज़ें नहीं होती, स्त्रियों की हालत स्थिति बहुत अच्छी होती है और वो अपनी स्वतंत्रता में रहती है और जीवन का आनंद वो उठाती है, तो उसको देख कर के हमें लगता है कि फिर से हमें अपने गांव की याद आने लगती है, अपने लोगों की याद आने लगते हैं। हम चाहने लगते हैं कि काश हमारे गांव में भी, हमारी संस्कृति में भी ये अच्छी बात होती।
तो इसीलिए उस पर मतलब कि ये जो बेचैनी है इसको हम अपने भीतर नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए अभिव्यक्ति हम जो है वो एक्सप्रेस करने लगते हैं। और इसी में राइटिंग एक बहुत बड़ा ये है रास्ता है जिसके द्वारा आप अपनी इमोशंस को जो आप देखते हैं जो मतलब उसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। आगे मतलब सारी किताबें नहीं, थोड़ा जो पढ़ा है। आगे वो लिखती हैं एक जगह, मैं जैसे जैसे दुनिया घूमती गई, अलग अलग देशों में फिरती गई, नए नए लोगों से मिलती गई, वैसे वैसे दुनिया छोटी और अपनी होती गई। अपनी हम लोग दुनिया घूमने से पहले, दुनिया तो छोड़ ही दीजिए, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते तो अपने सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक को हम लोग नहीं जानते हैं। मैं कभी मिज़ोरम नहीं गई, नागालैंड गई 1-2 दिन के लिए, लेकिन जस्ट ऊपर से देखना अलग बात होती है। वहाँ उनके साथ समय बिता के फिर उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास करना वो अलग बात होती है ना। तो खैर ये जो जाती हैं और एक जगह पर कई दिन ठहरती हैं, वहाँ के गांव को देखती हैं, वहाँ की संस्कृतियों को फील करती है। फील करना, देखना, सिर्फ देखना, फ़ोटो खींचना उद्देश्य नहीं होता है। एक क्रिएटिव आदमी जब कहीं घूमता है तो वो कुछ ना कुछ रचती हैं और दुनिया को जो है एक तरह का रचना के रूप में तोहफ़ा वो देते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया को घूमे तब जान कर कि पूरी दुनिया नहीं, जितनी बहुत से देश ये घूमी हैं, वहाँ जो अनुभव हुए उसको यहाँ साझा किया और बहुत सी चीज़ें बताई। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है और पढ़कर भी जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके सामने चर्चा करना ज़रूरी है, ताकि जिन देशों में हमने घूमे ही नहीं हैं लेकिन हम लोग हमेशा बुराई करते हैं या कुछ धारणाएं, परसेप्शन वगैरह बना लेते हैं, वो ऐसा ना हो। चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो आदमी वैसा ही है। संस्कृतियाँ थोड़ी बहुत भिन्नताएं ली हुई होती हैं। तो ये इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया छोटी हो गई और अपनी हो गई, मतलब पूरी दुनिया को घूमने के बाद लगा कि जानने के बाद आप उनके साथ करीब महसूस करते हैं। तो फिर आगे लिखते हैं, सब तरह के लोगों से मिलकर मैंने जाना कि जो एक चीज़ सब चाहते हैं वो है प्रेम और प्रेम की आज़ादी। तो ये है कि आप मनुष्य तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी प्रेम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी में ही जीते हैं। और ये जो पशु पक्षी सभी को आज़ादी प्रिय है, प्रेम चाहिए उनको। हम हर जगह प्रेम को देखते हैं। तो प्रेम यानी पूरे सब में व्याप्त है। तो ये इन्होंने जाना कि सभी लोग प्रेम चाहते हैं, चाहे किसी भी संस्कृति की हो, किसी भी देश की हो, और उस देश की अपनी कई जीवन मूल्य भी होते हैं वगैरह। फिर एक जगह वो कहती हैं, रूस में ये घूमने जाती है, ठीक है, रूस की जो पूर्व सोवियत देशों में, और रूस घूमने निकली थी वह। तो एक जगह है जैसे कौन कौन से देश है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जिन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है, यहाँ ये घूमी है। वहाँ की कुछ अनुभव भी, जिसको जो चीज़ मैंने पढ़ा है उसमें जो अनुभव बांटा है, मैं आपको सारा तो नहीं बता सकती, थोड़ा बीच बीच में पढ़ के बताती हूँ। ये माँ और मसीहा पहला जो चैप्टर है ना, उसी में वो लिखती हैं एक जगह, चैप्टर ये पेज 26 में, क्या औरत क्या मर्द, कोई औंधे लेटे किताब पढ़ रहा है तो कोई सनस्क्रीन और चश्मे लगाकर टेन होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भूरे रंग को सुंदर माना जाता है, धूप से तपा भूरा रंग। लोग टेन होने के लिए सैकड़ों डॉलर खर्च करते हैं। यहाँ ज़्यादा टेन एक तरह का स्टेटस सिंबल भी है। एक दूसरे के टेन को देखकर लोग कम्प्लीमेंट देते हैं, कहते हैं
कितना सुंदर टेन आया है तुम्हें, लगता है छुट्टियाँ अच्छी भी थी। तो ये होता है कि वहाँ पर समंदर है और समंदर किनारे लोग जो है लेटे हैं, तैर रहे हैं। तो ये बताते कि वहाँ पर जो उन्होंने देखा कि लोग धूप में बैठे, हम लोग तो सनस्क्रीन लगा के मुझे छाया में बैठना है और धूप हमको नहीं लगना है क्योंकि हमारा चेहरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा वगैरह। लेकिन यहाँ क्या है कि ये गोरे लोग जो है ना, वहाँ पे टेन होने के लिए, धूप ज़्यादा पड़ने से जो रंग पड़ जाते हैं ना, उसके लिए ये लोग सैकड़ों डॉलर तक यूज़ करते हैं। और वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी देते हैं कितना अच्छा टेन आया है। तब तो इसका मतलब ये कि ये जो सुंदरता को भी लेकर के जो मायने हैं वो भी कितने अलग अलग है ना। हम लोग यहाँ इंडिया में सुनते हैं काले रंग ये है, सफ़ेद रंग वो है, और हम लोगों को लगता था अच्छा सफ़ेद रंग बहुत सुंदर होते हैं। मगर वहाँ पर जो सफ़ेद लोग हैं, मतलब गोरे लोग जो है, वो खुद को काला करने के लिए, टैन होने के लिए धूप में बैठे हैं। तो सौंदर्य आखिर क्या होता है? जैसे नॉर्थ ईस्ट के हम लोगों की जो आँखें हैं छोटी होती है, नाक छोटे होते हैं। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाते हैं तो कई लोग हमारी आँखों का मजाक उड़ाते हैं, नाक का मजाक उड़ाते हैं, हाइट का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब यहाँ हम लोग होते हैं तो हमारी छोटी आँखें ही यहाँ पर ये सुंदरता का अपना एक ये होता है कि जो बड़ी आँखें हैं ना, जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरी आँखें छोटी नहीं है, मेरी आँखें बड़ी है। तो इसको लेकर के क्या है कि बचपन में गांव में मुझे लोग बहुत छेड़ते थे कि तुम्हारी आँखें गाय की आँखें जैसे, मिथुन की आँखें जैसे, इतनी बड़ी आँखें, बदसूरत आँखें। तो सुंदरता के मानी भी जगह जगह के हिसाब से वो भी अलग अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन सा स्किन सुंदर है। अब अगर हम कहेंगे कि काला सुंदर है या बदसूरत है, तो आप किस आधार पर कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अगर काला आपको सुंदर नहीं लगता है तो उसको आपको जिन ईश्वरों को आप मानते हैं, कई लोग जो धार्मिक लोग मानते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ को बनाया है, तो ये इन रंगों को भी ईश्वर ने बनाया है। तो आपको प्रश्न उसी से करना चाहिए, न कि जो जिंदा आदमी उस रंग के आदमी को या उस तरह की बनावट के लोगों को जलील करना और उनके विरोध में कुछ कहना। तो इसके बजाय आप ईश्वर से पूछिए इन लोगों को क्यों बनाइए, बड़े बदसूरत हैं। तो ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई ना, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। फिर ये बताते हैं कि उस समंदर में उन्होंने देखा, यहाँ हर उम्र की लड़की बेपरवाह दिखाई देती है, कपड़ों से ही नहीं, देखने वालों से भी और अपने आप से भी। वो किसी से भी झिझकती नहीं दिखती। ये कितनी अच्छी बात है कि किसी समाज में, किसी संस्कृति में लड़कियां बेपरवाह होंगी, उसको किसी से डर नहीं लगता हो, या हम कैसे भी कपड़े पहन के घूमें तो लोगों की नज़रें हमारा ही पीछा करें और खूब पवतियाँ कसें, कमेंट्स मारें, जलील करें, इसका कुछ डर ही नहीं है। तो यहाँ जो बेपरवाही है ना, ये मामूली नहीं होती है। ये अगर किसी समाज में लड़कियाँ ऐसी बेपरवाह होती हैं तो इसका मतलब मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये वो समाज जो है बहुत उन्नत है। वहाँ की लोगों की जो मेंटालिटी है वो उसका स्तर बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से हम जो है समाज को भी जज कर सकते हैं। फिर वो कहती हैं, आगे लिखते, मुझे याद है 12-13 साल की अपनी वो उम्र, जब मैं चाहती थी अपनी उभरती छाती को टेप लगाकर सपाट कर लेना, खुले कुर्ते पहनना ताकि सड़क पर चलते समय मेरे बाप की उम्र के लोग मेरे शरीर को ना घूरें। इस बात को हम लोग ख़ास तौर से जो इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग, भारत की लड़कियां रिलेट कर सकती हैं। ये कितनी दुखद, विडंबनापूर्ण और बहुत बेशर्मी की बात होती है कि लड़कियां जब बड़ी होने लगती है तो उसका शरीर चेंज होता है,
तो उस शरीर चेंज होने में इसमें हमारा कोई बस नहीं होता है, ये नेचर है। अगर नेचर को आप ईश्वर कहते हैं तो ये आपके ईश्वर का काम है। तो ये प्राकृतिक जो चीज़ें हो रही है उसको जब बदलाव होता है, एक लड़की के तौर पर मैं भी टीनेज में आती हूँ, बड़ी होने लगती हूँ, तो कई बदलाव मेरे शरीर से होकर गुज़रता है। एक तो अचानक के उस बदलाव को लड़की होकर के स्वीकारना, उसको संभालना ही हम उसके लिए ही हम डरे हुए होते हैं। और साथ ही हमारे शरीर के उस बदलाव को देख कर के जो पुरुषों की, जो बहुत से पुरुष होते हैं जो छोटी छोटी बच्चियों की जो उस बदलाव को देख कर के बहुत अजीब किस्म के घूरते हैं या ये सब, तो आप समझ सकते हैं एक तो सारा चीज़ मेरे साथ, सारी चीज़ें मेरे साथ घट रही है, उसको स्वीकार करना ये आसान काम नहीं होता है। और वो देश जो ख़ास तौर पर यहाँ पर लड़कियों को या स्त्रियों को यहाँ पूजा जाता है, देवी दुर्गा के रूप में और काली के रूप में, और भी बहुत हैं, पार्वती के रूप में, मतलब स्त्रियों को देवियों के रूप में पूजने वाला ये देश साक्षात जिंदा जो स्त्री होती है, लड़की होती है, उसके प्रति किस तरह के नज़रिया रखते हैं, ये बहुत दुखद है। और ये जो बता रही हैं, लिख रही हैं, ये एग्जैक्ट जो घटना है ना, वो हम सभी लड़कियों के साथ घटती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर क्यों ना बात करें, क्यों ना चर्चा करें। तो विमर्श इसीलिए ज़रूरी होता है कि लड़कियों के मन में क्या क्या गुज़र रहा है, और वो रोज़मर्रा के जीवन में हर दिन कितनी चीज़ों से वो होकर के गुज़रती हैं। तो ये जितना अधिक हम लोग इस पर चर्चा करेंगे उतना अधिक, मेरा तो यकीन है, और मैं जानती भी हूँ कि सभी मर्द ऐसे नहीं होते, ज़्यादातर मर्द ऐसे नहीं होते हैं। वे समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, साथी होते हैं, सहचरी होते हैं, लेकिन जब चर्चा नहीं करेंगे तो ये उनके भी दिमाग में नहीं होता। और जब चर्चा करेंगे तो वो समझ जाएंगे, और हम लोग दोनों लोग मिल कर के अपने समाज को वो जो है सुंदर बना सकते हैं, जहाँ पर लड़कियाँ रात के 2-2, 3-3 बजे भी बाहर घूम सकती हैं। तो इस पर मैं आगे और बताऊंगी कि कई लोग जो हैं लड़कियों को रात भर घूमना बुरा मानते हैं, लेकिन इसके कई तरीके, मतलब कई ये हैं धारणा है या कोई ये है, इसको हम बाद में बोलेंगे। तो यहाँ ये कि आगे वो लिखते हैं, कौन है वे मर्द जो हमारे समाज में लड़कियों का सड़क पर चलना मुहाल कर देते हैं। सोचिए, क्या वे जानते हैं वे क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि उनकी घूरती नज़रें, उनकी फवतियाँ, उनके गंदे इशारे किसी भी लड़की के मन में अपने शरीर के प्रति नफ़रत से भर देंगे? ये मैं एक लड़की होने के नाते भी मैं अपना अनुभव में बता सकती हूँ कि मर्दों की जो बुरी नज़रें हमारे शरीर से फिसलने लगती है, तो हम चाहकर भी मतलब आगे अपने कदम नहीं बढ़ा पाते हैं दोस्ती के लिए, या क्या कहें, ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि उनकी नज़रों को, अपने शरीर पर फिसलती हुई नज़रों को देख करके, महसूस करके बुरा सा लगने लगता है। और साथ में ना अपने शरीर से भी कभी कभी नफ़रत होने लगती कि ये लड़की का शरीर क्यों है, इसको बेपरवाह हो करके रहने की आज़ादी है कि नहीं है। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो बहुत से सोशल मीडिया में मैं भी देखती हूँ, जब लड़कियाँ आज़ादी की बात करती है तो बहुत से मर्द हैं, बहुत से लड़के हैं जो ट्रोल करते हैं, वो कई तरह की गंदी बातें करते हैं। तो बात करना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे में कभी कभी मैं जब छोटी थी तब है ना 10-12 साल की जब थी, तब हम लोग बाहर पढ़ने जाते थे, तो ऐसे में रास्ते में जिस तरह के लोग छेड़ते थे ना, मतलब ऐसा लगता था कि अपने इस शरीर को ही इसको छोड़ दो, ये बेकार चीज़ है जिसे लेकर के इतनी मतलब परेशानी होती है। तो समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से लड़की होने की सज़ा देने वाले ये लोग कौन हैं,
किस तरह के लोग हैं। क्या आपको पता है कि इस वजह से लड़कियां ये जो है मेंटल सिकनेस से जो है ना वो ग्रस्त हो जाती हैं, कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ इन्होंने लिखा है। फिर आगे और है, आगे एक जगह पर वो लिखती हैं, प्रेम तो आज़ादी में ही है, लेकिन आज़ादी क्या अपनी इच्छा से भी जी पाना भर आज़ादी है। ये अपनी इच्छा क्या है, क्या बदलती नहीं रहती इच्छाएं हर पल। तो फिर क्या इच्छाओं की इस कूद फांद में प्रेम भी बदलता रहता है। मेरे पास बस सवाल है, जवाब जीवन है, जीवन जीना है। तो अपने आप को जाने बिना न प्रेम है न आज़ादी। अपने आप को जानने की यात्रा सबकी अपनी है, मैं अपने हिस्से की यात्रा में हूँ। तो ये वहाँ की जो रूस की संस्कृति है, कल्चर है, वहाँ पर शादी विवाह के क्या मतलब ये हैं, जैसे बिना शादी के भी जो है बहुत बच्चे वगैरह पैदा कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वहाँ की औरतें भी बहुत आज़ाद हैं और उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है, लेकिन शादी जैसे जो एक सामाजिक जो व्यवस्था है उसका महत्व जिस समाज में कम होता है, वहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर स्त्रियों को वो झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई पुरुष बिना शादी के एक स्त्री के साथ रहता है और बच्चा पैदा हो जाता है और किसी रोज़ वो अपने ही पार्टनर से बोर हो जाता है, तो फिर कोई नई पार्टनर के साथ वो चला जाता है। आमतौर पर पुरुषों की ये हाल है। तो ऐसे में जो बच्चा है जिसको इस औरत ने अकेले पैदा नहीं किया है, ये उस पुरुष की मर्ज़ी से हुआ, तो वो जो सिंगल मदर होता है ना, वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। ऐसी एक लेडी से वो मिलती भी हैं, उनके घर में वो रहती भी है और बहुत कुछ वो जानती है, पता करती है। तो ये जो एक तरह का जो दर्द है ना, जिसमें औरत को अकेले बच्चे को पालना पड़ता है, ये इसके लिए ये कहती कि आज़ादी मतलब आज़ादी के नाम पर जो प्रेम जो है ना, प्रेम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर कई तरह की चीज़ें चलती हैं। मैं क्या कहूँ, कई लोग हैं प्रेम के नाम पर जो है ना धोखेबाजी, चीटिंगबाजी को भी प्रेम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑलरेडी मैरिड है, स्त्री हो या पुरुष, तो ये जो है ना कहता है कभी कभी कि मुझे किसी और से प्रेम हो गया, तो फिर वो उस जिससे प्रेम हो गया बेचारी, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मुझे उससे शादी करना है वगैरह। यहाँ हमारे यहाँ अरुणाचल में ना ऐसा चलता है। जो शादीशुदा पुरुष होते हैं वो नई नई लड़कियों के साथ विवाह करता है और इसके बाद उसके लिए उसका कारण वो ये बताते हैं कि वो बताते हैं, अरे बहुत बेतुकी सी बात होती है। वो कहते हैं कि लड़की को एक बार सुला दी, इसलिए वो बेचारी उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ना, दया आ गई इसलिए शादी कर ली। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये दयालु आदमी जो है, इस दयालु आदमी के दिल में अपनी पहली पत्नी के लिए दया क्यों नहीं है। उसकी ज़िंदगी उसके साथ अपनी ज़िंदगी उसने दे दी, वो बर्बाद हो रहा है, उसको मेंटल टेंशन हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है उस पर दया नहीं आ रही। और दोनों ने मिलकर जो घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चे पैदा किए, उनके दिल में क्या दुख चल रहा है उस पर दया नहीं आती। लेकिन ये नई नई लड़कियों के दुख पर इनको बड़ा दया आती है और फिर कई शादियाँ भी वगैरह भी कर लेते हैं। इसको आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं उसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही जो है इस यहाँ जो लिखा है इसके साथ मैं कनेक्ट किस तरह से कर पाती हूँ उसको बताने के लिए उदाहरण दिया है कि प्रेम के नाम पर ये तो धोखेबाजी है और धोखेबाजी को प्रेम कहते हैं, दया कहते हैं। तो फिर ये जो प्रेम, अगर प्रेम ही सब कुछ है या प्रेम ही सत्य है, तो ये प्रेम भी पल पल बदलता नहीं है। कितना जल्दी बदल जाता है, कितना जल्दी बोर हो जाता है। आपको किसी से प्रेम हो जाता है और कुछ दिन बाद आपको दूसरे से प्रेम हो जाता है। तो ये जो मतलब ये जो कूद फांद है, इसलिए ये क्या लिखते हैं, कौन सी इच्छा, कौन सी आज़ादी, आज़ादी के नाम पर, प्रेम के नाम पर जो चलता है,
ना। तो ये जो इच्छाओं की इस कूद फांद में प्रेम भी बदलता रहता है। तो फिर वो कहती हैं चलो ठीक है जो भी है, लेकिन प्रेम को हम तभी जान सकते हैं। बहुत कुछ कहने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आपको प्रेम को जानना है, ख़ास तौर से स्त्रियों से मैं यही कहूँगी, विशेषकर तो नहीं कहूँगी लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि मैं अरुणाचल में रहती हूँ तो अरुणाचल की स्त्रियों को जब देखती हूँ तो यहाँ पर बहुविवाह ख़ास तौर से मेरे अपने समाज में होता है। तो उन स्त्रियों को जो पहली पत्नियाँ हैं, उनके पीड़ाओं को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी समस्याओं को, उनके जो अकेलेपन है उसको देख कर के मैं तो यही कहूँगी कि लेखिका ने यहाँ जो लिखा है, प्रेम का मतलब हमको उस रूप में लेना चाहिए, अपने आप को जानना, अपने आप के महत्व को, अपने आप के इम्पोर्टेंस को, अपने अस्तित्व को समझना, जानना। उसको जाने बिना अगर आपको यही कि मतलब आपके जो साथी है, पुरुष है, आपके जो होने को, आपके एग्जिस्टेंस को इस तरह से बेइज्जत कर रहा है प्रेम के नाम पर, किसी और से प्रेम हो गया ये वगैरह, तो आपको समझना होगा अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। तो उसको समझे बिना आप प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। तो ना और ख़ुद को समझे बिना, खुद के इम्पोर्टेंस को समझे बिना आप ना तो प्रेम को समझ सकते हैं और ना ही आज़ादी को समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये क्या है कि पुरुष ऐसे ही करते रहते हैं और जो पहली पत्नी रो धो के फिर उसी पुरुष के आगे पीछे वो जो अपना प्रेम तो है नहीं अब, लेकिन जो एक तरह की राजनीति चलती रहती है कि रिश्ता घसीटता रहता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसीलिए ये कहती हैं कि अपने आप को समझना ज़रूरी है। उसको जाने बिना प्रेम पर जो जितनी बातें कही जाती हैं ना, वो बेकार है। और तब आप आज़ादी को भी नहीं समझ सकते, फ्रीडम का अर्थ क्या है नहीं समझ सकते हैं। तो फिर वो कहती हैं अपने आप को जानने की यात्रा सबकी अपनी है, मैं अपने हिस्से की यात्रा में हूँ। तो अपने अपने हिस्से की जो यात्रा है हम सभी को करना ज़रूरी है। फिर वो बताती हैं कि वो एक जगह गांव वो जो है दूर, उसमें एक घर में ये लोग घर लेके, जैसे हमारे यहाँ पर टूरिस्ट लोग घूमने आते तो होम स्टे वगैरह होता है ना, तो वैसा ही ये शहर से दूर एक जगह में, गांव में ये लोग रह रहे हैं। एक घर लिया और उस घर में ये लोग, बहुत लोग उस घर को, उस छोटे से घर को शेयर कर रहे हैं। युगांडा से एक लड़की आती है जो कि किसी तरह यहीं पर बस जाना चाहती है, अपने घर वापस नहीं लौटना चाहती, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये रूस के ही किसी गांव में है, और इसके बाद इसके लिए वो वहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करती है, कभी अमेरिका जाने की सोचती है। तो इसके ये अपने देश लौटना ही नहीं चाहती। उसी में एक कोरिया का भी एक लड़का है, साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया का जो लड़का है ना, वो खूब मस्त है, घूमता फिरता है, फ़ोटो खींचता है और वापस आकर के बहुत सी बातें सुनाता है, और अपने देश वापस नहीं लौटूंगा ऐसी बात कभी नहीं करता। वो बस जल्दी जल्दी घूम के मस्त ये करके, मस्ती करके, और वो अपने देश वापस जाना चाहता है। तो और तो उसी में ये कहती हैं कि वो उस साउथ कोरिया के लड़के के बारे में कहती है, ज़रूर बढ़िया देश होगा ये साउथ कोरिया, या फिर लड़कियां ही ऐसी होती हैं जिनका मन कहीं दूर चले जाने को तड़पता रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कभी कभी ऐसा सामाजिक जो ताने बाने हैं या समाज की जो मेंटालिटी है, वो ऐसा होता है कि कई बार मैं खुद भी महसूस करती हूँ, आप ऐसा क्यों पहनती है, आप ऐसा क्यों चलती है, क्योंकि सब लोग पहचानते हैं, अधिकतर लोग पहचानते हैं। तो बहुत से रोक टोक वगैरह कभी कभी, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, और होता भी है तो मैं तो इतना सीरियसली लेती भी नहीं हूँ, लेकिन जब देखती हूँ तो बहुत से लोगों की नज़रें बहुत कुछ कहती है। तो कभी कभी सचमुच में ऐसा मन करता है कि मैं ये सब जगह छोड़ूं और उस जगह कहीं जाऊं जहां पर कोई मुझे नहीं पहचानते हो, कोई भी ताना देने वाला ना हो, कोई भी जो है ना नकारात्मक बातें नहीं करने वाला हो, जज करने वाला ना हो।
और बहुत जितने भी लोग होंगे उनसे मैं अनजान होंगी, तो ऐसे में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने साथ हूँ। ऐसा मेरे ख्याल से सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़कों में भी होता होगा। तो ये जो चीज़ें, ये कहते हैं कि साउथ कोरिया का जो लड़का है ये अपने देश वापस जाना चाहता है, और इसके पीछे ये कारण सोचती है कि शायद देश बहुत अच्छा होता होगा, या तो ऐसा ख्याल जो मतलब अनजान जगह में जाना चाहने का ये जो चाहना जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों को होता है। तो ये सवाल सचमुच में है, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी होता होगा। कई बार वे सोचते होंगे ना कि मतलब वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ होना चाहेंगे। तो ऐसे में कई जगहों पर ऐसा मैंने बहुत देखा है, जो अकेले अकेले घूमने कई दिनों के लिए निकल भी जाते हैं। तो इसके बाद एक घटना वो बताती है, सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, वहाँ पर एक ये बताती हैं कि ये लोग जो ना 5 लड़कियाँ जो है, ये जो इनके साथ रहने वाली माशा नाम की लड़की है, उसके यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियाँ भी 5 लड़कियाँ आ जाते हैं। तो उनके साथ ये है ना, अनुराधा जो है, बेनीवाल जो है, वो साथ में घूमने निकल जाती है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये लिखती हैं, हम सब तकरीबन 12 बजे शहर के बीचों बीच पहुँच गए। ये गली ऐसी थी जहाँ सिर्फ क्लब ही क्लब थे। हमें ना कहीं पहुँचने की जल्दी थी, ना कहीं कोई हमारी चिंता कर रहा था, ना इंतज़ार, ना किसी को बार बार फ़ोन कॉल आ रहे थे कि कब आओगी घर, 12 बज गए हैं। यहाँ न ताने थे, न फफ्तियाँ थी। बेपरवाह होना भी कहीं लग्जरी हो सकता है। तो हम लड़कियाँ थीं और ढेर सारी बेपरवाही, हवा में हंसी घुलती जा रही थी। तो ये बहुत ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे भी बहुत टच करती है, क्योंकि इस तरह की जब हम जब लड़कियों की आज़ादी की बात जब करते हैं ना, बेपरवाह होना, रात को घूमना, तो जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, समाज आमतौर पर उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो नकारात्मक रूप में लेने लगते हैं कि रात में घूम रही है, दैट मीन्स ये लड़की जो है बिगड़ी हुई है। और बिगड़ी हुई का मतलब उनसे है ये किसी दूसरे मर्द के साथ जो सो कर के घूम रही है, मतलब उसको जस्ट एक सेक्स के रूप में ले लेता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें ऐसी लड़कियां भी नहीं होती है, तो अब सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसी वजह से तो ऐसी लड़कियां भी रात को घूमती होंगी। तो ये एक तरह के लोग होते हैं, लेकिन उस वजह से क्या है कि अधिकतर लड़कियां जो है उस तरह की नहीं होती, मगर वो किसी काम से या थोड़ा बस ऐसे ही, जैसे मेरा मन भी होता है कभी कभी ईटानगर नाहरलगन की सड़कों पे मैं 12-1 बजे बस ऐसे ही घूमूं। अब लड़के ढूंढने के लिए नहीं है, लेकिन उसको फील करूं कि ये जगह लड़कियों के लिए कितना सेफ़ है, कितने सुरक्षित है लड़कियां, कि एक समाज को, किसी एक समाज को हम बहुत डेवलप या बहुत विकसित तभी कह सकते हैं जब लड़कियां रात के 1-2 बजे भी अकेले घूमें और उसको छेड़ने वाला कोई ना हो। तो इसका मतलब कि इस समाज के पुरुष बहुत मेंटली वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और इसीलिए लड़कियों के लिए वो सेफ़ जगह है। सिंपल सी बात होती है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर यहाँ मतलब ऐसा होता नहीं है, तो हम लोगों को भी रात को अकेले घूमने जाने में इतना डर भी लगता है। लेकिन यहाँ पहले ऐसा तो नहीं होता था, मगर मैं घूमी तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ अब रात को घूमना मुश्किल है। तो ये सब ये यहाँ लिखते हैं कि ये लोग रात के 12-1 बजे यहाँ घूम रही थी। तो ये जो बेपरवाही है ना, ये एक तरह की लग्जरी है। ये समाज को, जो पुरुष, जो प्रधान समाज या जो भी, मुझे वर्ड बोलना नहीं आ रहा है, सत्तात्मक समाज जो भी है, एक मेंटली डेवलप्ड समाज का स्त्रियों के लिए ये एक तरह से गिफ्ट है, तोहफ़ा है कि उस समाज के पुरुष कितने उन्नत है। तो ये एक तरह की लग्जरी है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ हमको उस गलत नज़रिए से ही नहीं देखना होता है। मैं अपनी बेटी से भी यही चाहूँगी कि वो भी रात के 1-2 बजे भी जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। लेकिन अब मैं उसको रोकूँगी, क्योंकि उतना सेफ़ महसूस नहीं होता है, तो हमें उसकी चिंता होगी।
तो ये जहाँ पर आपको लड़कियों के लिए उसकी सुरक्षा के लिए आपको बहुत ज़्यादा जिस देश में चिंतित होना पड़े, तो आप अपने आप को जितना भी हमारा देश भारत देश महान है, ग्रेट है, कितना कुछ भी कह ले, लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ और जब कहता है तो हम जैसी जो लड़कियां हैं, दुनिया भर में जितनी भी लड़कियां हैं, उसके लिए तो वही अपना है जहाँ पर हमारे फ्रीडम को सम्मान किया जाता हो, और हमें हर तरह से नहीं ये परेशान नहीं किया जाता हो। हम बिल्कुल एक बेपरवाह होकर हम जी सकते हैं। वो वही देश हमारा अपना है, वही संस्कृति हमारी अपनी है, इसीलिए ये घूम रही सारी दुनिया है, इसको ये अपना घर बना रही है, परिवार बना रही है। तो फिर एक ये मज़ेदार बात बताती हैं कि वहाँ एक पब था, तो ये लोग वहाँ घुसे, तो वहाँ पर क्या है ना कि रूसी संगीत पर थिरकने लगे, ये लोग नाचने लगे थे रूसी सॉन्ग पर। मुझे नाचते देख अंधेरे में से अदृश्य डीजे ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ। इंडिया बताते ही उसने मुंडिया तो बच के रही बजाया। तो कुछ साल पहले लंदन में मेरी सहेली का बेटा एलेक्स ड्रम सीख रहा था। उसे स्कूल में मुंडिया तो बच के रही के बीट सुनाए गए। एक रोज़ मैं उनके घर पर थी, तो उसने मुझसे इसका अर्थ पूछा, मतलब गीत का अर्थ पूछा उस बच्चे ने। तो नी तू हुणे हुणे हुई मुटियार मुंडिया तो बच के रही। तो मैंने उसके अर्थ बताने शुरू कर दिए ना। तो इन्होंने क्या अर्थ बताया, तुम धीरे धीरे जवान हो रही हो, मतलब लड़कियों को कह रहे हैं, तुम धीरे धीरे जवान हो रही हो, लड़कों से बच के रहना। तो उस छोटे से बच्चे ने ना, एलेक्स ने क्या पूछा मालूम है तेरी, क्यों लड़कों से बचकर क्यों रहना है। 10 साल के लड़के के इस सवाल का जवाब तो था शायद मेरे पास, लेकिन मैं उसे अभी भारत का रियलिटी चेक नहीं देना चाहती थी। तो ये है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि जिस समाज में हमको ये कहना पड़े कि लड़कों से बच के रहना, तो मुझे नहीं लगता कि लड़के इतने भी बुरे हो सकते हैं। अगर किसी लड़के के सामने मुझे बहुत ज़्यादा ढक कर आना पड़े और ये पहन के जाऊँ तो ये लड़का मुझे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे देखेंगे, अगर मुझे उन लड़कों से ऐसा डरना पड़े तो ये लड़के इतने बुरे हैं, ठीक है। लेकिन लड़कों को ये सोचना होगा कि लड़कियां बिना डरे उनके सामने कुछ भी पहन सकती है, चलती हैं, फिरती हैं। तो इसका मतलब कि ये उन लड़कों की अच्छाई है कि लड़कियां उनसे नहीं डरती। क्यों? क्योंकि वे अच्छे हैं, ठीक है। वो इतने जानवर जैसे नहीं कि लड़कियां कुछ भी पहने तो वो बस जानवर की तरह झपट्टा मारेंगे, ऐसा नहीं है लड़के। लेकिन जिन समाज में लड़कियों को बार बार हिदायतें दी जाती, ये मत पहनो, वो मत पहनो, तो मुझे लगता है ये एक तरह से पुरुषों का ही अपमान है। और ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच में पुरुष जो मेंटालिटी है, मानसिकता जो है, क्या वो इतनी सचमुच में पशु जैसा है, यानी जानवर जैसा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे जो हो। इसके बाद वो ये और गाना कहती हैं, ये कहते हैं हम लिरिक्स इग्नोर कर बीट एंजॉय करना सीख जाते हैं, नहीं तो आधे से ज़्यादा हमारे गाने थिरकने नहीं, प्रोटेस्ट करने के काबिल है। इंडिया में ना हिंदी जो गाने सुने, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, हो चाहे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। अभी देखो, अगर लड़की प्यार को ठुकरा दिया तो बदला लूँगा, ठीक है, और कब तक जवानी को छुपाओगी। ये जवानी वर्ड जो है ना मतलब लड़कियों को इस देश में हमने बहुत ऐसे सुने हैं, ऐसे बहुत से चुटकुले हैं जिसको जो मैरिज को लेकर के कई चुटकुले बनाए जाते हैं, जिसमें औरतों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है और हम खूब ताली बजा बजा के हंसते हैं। और फिर लड़कियों को ये है वो है, लड़कियों को नीचा दिखाने वाले चुटकुले सुनाए जाते हैं और हम लड़कियां भी खूब ठहाके लगा कर हंसते हैं। हम ये रियलाइज़ तक नहीं करते कि हम किन चीज़ों को हंस करके, मज़े ले करके और ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की जो परसेप्शन है उसको बनने में हम कितना साथ दे रहे हैं, जबकि हमको इस तरह के गानों का विरोध करना चाहिए। इस तरह के चुटकुलों पर हमें हंसने के बजाय सख्ती से वो कहना चाहिए कि ये चुटकुले न सुनाएं।
तो ये जो चीज़ें हैं ना इन्होंने लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद और वो एक बात बता दी कि रूस में लोग जो ना ये कैसे थे कि वो देश के बारे में, वो देश के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जो है ना अगर उनसे उनकी पर्सनल सवाल पूछ लें पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कि आपका पति क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, परिवार क्या, ये तो ना ये ना बिदक जाते हैं, मतलब उसको बताना पसंद नहीं करते। ये हमको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल जो व्यूज़ है उसके आधार पर मैं यही कहूँगी कि सचमुच में बहुत से पर्सनल सवाल मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं होता है। मैं कहीं जब जाती हूँ, आपके पति क्या करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, अरे मैं क्या काम करती हूँ, किस काम के लिए आए, हम साथ में काम करेंगे, बातचीत करेंगे, काफ़ी है, लेकिन आप मेरे जो बैकग्राउंड है उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं और बहुत से प्रश्न पूछते हैं। तो सचमुच मुझे भी बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि मेरी भी इंटरेस्ट नहीं होता है किसी के बारे में। अगर अभी ये मिले हैं तो हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, साथ चलते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी मतलब, लेकिन उसके जो पर्सनल लाइफ है उसमें ज़्यादा पूछताछ करने का मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये जो इन्होंने जो बताया ना कि वहाँ के लोग अगर पर्सनल सवाल पूछ लें तो ये बिदक जाते थे और नाराज़ हो जाते थे, बताना पसंद नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि ये सचमुच ये मुझे भी ऐसा होता है। तो ये बताती कि जो रूस के जो लेखक है, लेखकों के कारण, तो उनके राइटिंग्स के कारण ये हमेशा से रूस घूमना चाहती थी, वहाँ के देशों में भ्रमण करना चाहती थी। तो उसमें से हम समझ सकते हैं कि राइटिंग्स का, लेखक का कितना महत्व है। तो एक राइटर है जिनका नाम उन्होंने लिया दोस्तोवस्की। दोस्तोवस्की तो ये बहुत बड़े लेखक हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इनके जो घर हैं, अब तो वो नहीं हैं, तो ये जो है उनके घर पर भी वो गई और देखा, फ़ोटो वगैरह खींचा। और ये एक बात बताती हूँ उस लेखक के बारे में कि वहाँ जाकर के उनको पता चला, मालूम हुआ कि ये जो दोस्तोवस्की जो थे ना, ये अपनी बीवी के प्रति बेहद वफ़ादार थे, जो आमतौर पर लेखकों के गुण नहीं समझा जाता। ये है सचमुच में सभी ऐसा होता है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत से लेखक, राइटर्स बड़े रंगीले वगैरह भी होते हैं। तो ये ऊपर से इतने बड़े लेखक हैं और ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम से भरे हुए व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो कहा है ये मुझे मज़ेदार लगा। तो वो कहती हैं उनका जो घर देख करके इनको कैसा महसूस हुआ, अपना, मेरा अपना सा हो गया। क्या वो अब नहीं है यहाँ, या शायद है, और अगर है तो वो सुने कि मैं उसे बहुत सारा प्रेम करती हूँ। तो ये है कि राइटर इस युग के हैं कि उस युग के सालों पहले उनका डेथ हो गया हो तो भी उनकी राइटिंग मौजूद रहती है। तो हम बरसों पहले के राइटर से भी बहुत गहरे से जुड़ सकते हैं। मेरा तो पर्सनल जो अनुभव है वो यही है कि व्यक्तिगत तौर पर जो राइटर्स है उस मिलने से ज़्यादा बेहतर मुझे उनके राइटिंग पढ़ करके उनके साथ गहरे से जुड़ना पसंद है। तो जैसे हिंदी के राइटर में ऐसे तो बहुत से राइटर्स हैं, अभी भी मैं पर्सनली मिलती नहीं हूँ, लेकिन उनके राइटिंग को पढ़ती हूँ तो गहरे से उनके साथ मैं जुड़ाव महसूस करती हूँ। तो आगे हैं हिंदी के बहुत बड़े राइटर, बहुत पहले के, तो वो अब नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मुझे उनसे मोहब्बत हो जाती है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो अब ज़िंदा नहीं है। तो उनसे मैं संवाद करती हूँ, संवाद चलता रहता है। तो ये राइटिंग का एक जो है ना कि ये पूरे समय जो काल है, टाइम की जो लिमिट है ना, सीमा है, उन सारी सीमाओं को ये तोड़ता है और हमेशा के लिए वर्तमान में मौजूद रहता है और किसी की भी ज़िंदगी में प्रवेश करता है। तो ये एक किताब आगे और मैं पढ़ूँगी, इतना तो मैं बहुत ज़्यादा बता दिया, और सारी किताब पढ़ूँगी तो और क्या होगा मुझे पता नहीं। अभी जितना मैंने पढ़ा मैंने आपको बताया। और मुझे
सुनने के लिए थैंक यू।